इस वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करने जा रहे हैं। बेसिकली हमारा फोकस होगा उन कॉन्सेप्ट्स पे, मैथमेटिकल इक्वेशंस पे या वो लॉज जिनकी बेसिस पे हम इन एमसीक्यूज को सॉल्व करें, ताकि आप इस तरह के और भी एमसीक्यूज ईजीली सॉल्व कर सकें। इस एमसीक्यू के अंदर बताया गया कि अली एक आइस का क्यूब अपनी ड्रिंक में डाल रहा है और सुल्तान को बता रहा है कि देयर इज़ एन एक्सचेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी बिटवीन द क्यूब ऑफ आइस एंड द ड्रिंक। तो इस स्टेटमेंट की बेसिस पे हमें ये बताना है कि नीचे दी गई जो ये चार प्रॉपर्टीज़ हैं, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी एक्सचेंज की डायरेक्शन मींस हीट के फ्लो की डायरेक्शन को बता सकती है। तो हम इस एमसीक्यू को किसी भी इक्वेशन या फार्मूला की बेसिस पे सॉल्व नहीं कर सकते। हमें इसको चेक करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, और हम यहाँ पे मेथड जो इस्तेमाल करेंगे वो होगा ट्रायल एंड एरर। मतलब एक ऑप्शन को हम देखेंगे, उसको एवेल्युएट करेंगे कि क्या ये करेक्ट आंसर हो सकता है या नहीं। अगर है तो वो करेक्ट है, अदरवाइज़ हम उसको रिजेक्ट करके नेक्स्ट पे चले जाएंगे। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की इक्वेशन होती है ये C = डेल्टा Q ओवर M डेल्टा T। तो इसका मकसद है कि ये हमें सिर्फ़ और सिर्फ बताती है C की वैल्यू कि हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय यूनिट केल्विन। तो इसमें अगर डेल्टा Q पॉजिटिव होगी तो डेल्टा T भी पॉजिटिव होगी, मतलब C हमारे पास पॉजिटिव। अगर डेल्टा Q नेगेटिव होगी तो डेल्टा T भी नेगेटिव, तो इसका मकसद है अगेन C इज़ पॉजिटिव। तो C हमें डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो नहीं बता सकती, क्योंकि C हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। इसका मकसद है कि हीट इन हो रही है, आउट हो रही है, ये चीज़ C डिफ्रेंशिएट नहीं करती। तो दैट्स वाई स्पेसिफिक हीट इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। डेंसिटी, अब हमें ये पता है कि समटाइम्स हीट एयर से वाटर की तरफ भी फ़्लो करती है और वाटर से एयर की तरफ भी फ़्लो करती है। तो मीन्स डेंसिटी डजंट मैटर। डेंसिटी भी हमें ये चीज़ नहीं बता सकती कि हीट किस डायरेक्शन में फ़्लो कर सकती है। सो बी इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। जब बी भी इनकरेक्ट है, अब आ जाते हैं सी पे, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। तो अमाउंट ऑफ सबस्टेंस ओनली डिफाइंस द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ सिस्टम। तो क्या ये ज़रूरी है कि एक छोटे ऑब्जेक्ट से हीट बड़े ऑब्जेक्ट की तरफ, जिसके अंदर पार्टिकल ज़्यादा हों, उसकी तरफ ट्रेवल करेगी हमेशा, या बड़े ऑब्जेक्ट जिसके अंदर पार्टिकल ज़्यादा हैं उससे स्मॉलर नंबर ऑफ पार्टिकल वाले ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करेगी? नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी। मतलब अगेन अमाउंट ऑफ सबस्टेंस इज़ नॉट द करेक्ट वन। तो डी ऑप्शन हमारे पास अल्टीमेटली करेक्ट आंसर है, लेकिन हम ये चीज़ ज़रूर देखेंगे कि क्या ये सही आंसर हो सकता है या नहीं। तो टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस। तो हॉटनेस जिसकी ज़्यादा होगी उससे हीट कम हॉटनेस वाले ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करती है। सो दैट्स वाई डी इज़ द करेक्ट आंसर। A jar has a mixture of hydrogen and oxygen gases in the ratio 1:5. The ratio of mean kinetic energies of hydrogen molecule to the oxygen molecule is। अब एक कंटेनर है जिसके अंदर दोनों गैसेस का मिक्सचर है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। रेशियो क्या है? अगर हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीजन के 5 मॉलिक्यूल हैं। अगर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं तो ऑक्सीजन के 10 मॉलिक्यूल मौजूद हैं। हमें बताना है कि मीन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो मीन काइनेटिक एनर्जी को मालूम करने के लिए हमें देखना होगा कि इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन होती है ये 3/2 kT। अब इस इक्वेशन को आप देख सकते हैं कि K इज़ अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और T इज़ द टेम्परेचर। जब यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो डिफरेंट गैसेस हैं, उनको हम डिफ्रेंशिएट किस बुनियाद पे कर सकते हैं? हम उनके मॉलिक्यूलर मास
की बेसिस पे उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूलर मास की ऐसी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे मौजूद नहीं है। जस्ट 3 कांस्टेंट्स हैं, 3/2 एक नंबर है, k इज़ अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, t इज़ द टेम्परेचर। जब दोनों गैस एक जार के अंदर मौजूद हैं, इट मीन्स दैट द टेम्परेचर ऑफ बोथ इज़ सेम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो भी क्वांटिटी राइट साइड पे हमें मिल रही है दैट इज़ कांस्टेंट। जब कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज सेम फॉर ऑल आइडियल गैसेस एट अ टेम्परेचर। किसी भी एक टेम्परेचर पे सारी गैसेस जो आइडियल गैसेस हैं उनके लिए जो मीन काइनेटिक एनर्जी है वो सेम होती है। तो इसका मकसद है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो डिफरेंट गैसेस ज़रूर हैं, लेकिन अगर सेम टेम्परेचर पे हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स की मीन काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। जब मीन काइनेटिक एनर्जी सेम होगी तो इसका मकसद है सेम डिवाइडेड बाय सेम इक्वल टू 1। तो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा डी। लेकिन इसके साथ साथ हम एक और चीज़ भी देख लें जो कि हमने पहले ही डिस्कस कर ली कि काइनेटिक एनर्जी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे मास की कोई भी ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पे रेशियो डिफरेंट बताया गया है, शायद उसका कोई इफ़ेक्ट हो। तो इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल की भी कोई जगह मौजूद नहीं है। अगर यहाँ पे n होता तो इसका मकसद है जिसके नंबर ऑफ़ पार्टिकल ज़्यादा होते उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती, लेकिन यहाँ पे n की भी कोई जगह मौजूद नहीं। दैट्स वाई काइनेटिक एनर्जी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द गैस। दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज़ डी। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट MCQ है जिसको हम मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे एंड इट विल टेक अ लिटिल टाइम। मतलब ऐसा नहीं कि हम इसको विद इन मिनट सॉल्व कर लें, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा आप इसको जब सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे है क्या, व्हेन अ गैस इज़ फिल्ड इन अ क्लोज्ड वेसल इज़ हीटेड थ्रू 1 सेंटीग्रेड, इट्स प्रेशर इंक्रीज्ड बाय 0.4%, देन द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द गैस वाज। अब हमें ये बताया गया है कि एक गैस है जो कि क्लोज्ड वेसल मतलब जिसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता, उसके अंदर बंद है और उसका टेम्परेचर पहले जो भी था उसमें 1 सेल्सियस उसको इंक्रीज़ कर दिया गया है। अब पहले वाला प्रेशर भी पता नहीं, लेकिन प्रेशर उसका इंक्रीज़ हो रहा है 0.4% ऑफ द इनिशियल। तो आप इनिशियल टेम्परेचर बताएं, आपसे इनिशियल प्रेशर भी नहीं पूछा जा रहा, इनिशियल टेम्परेचर। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये 4 ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन हम जो बेसिकली स्टार्ट करेंगे वो ऐसी इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों हों। तो हमारे पास एक जर्नल काइंड का ऐसा कह लें कि लॉ मौजूद है जो कहलाता है कि PV/T इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे अगर आप इसको रीअरेंज करें, वॉल्यूम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम दोनों तरफ से डिवाइड कर दें तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी, P/T इक्वल टू कांस्टेंट ओवर V। तो वॉल्यूम अगेन कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट इज़ अ कांस्टेंट, तो P/T इज़ कांस्टेंट, जिसका मकसद ये होगा कि इनिशियल स्टेट में प्रेशर और टेम्परेचर का रेशो सेकेंड स्टेट में जो टेम्परेचर और प्रेशर होगा उनके रेशो के इक्वल आएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन होगी। अगेन रीअरेंजिंग इट, तो हम इसको रीअरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं T1 इक्वल टू P1/P2 इंटू T2। तो ये हमारे पास इक्वेशन मिल गई। अब हमारे पास P1, P2, T2 के वैल्यूज़ हों तो हम टेम्परेचर 1 मालूम कर सकते हैं। इक्वेशन हमारे पास मौजूद है, जस्ट हमें क्या चाहिए, P1 की वैल्यू, P2 की वैल्यू और T2 की वैल्यू। तो यहाँ पे हमें ये पता है कि P1 की वैल्यू क्या है, P1 की वैल्यू कुछ भी है वो P1 है, लेकिन P2 की वैल्यू उसमें इंक्रीज़ है, P1 प्लस 0.4%। तो अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि P1 0.4% का मकसद है 0.4 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय P1। तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया। अब 0.4 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.004। तो इसके सामने 1 मौजूद है, ये 0.004। तो हमारे पास P2 की वैल्यू ये मिल गई।
इन टर्म्स ऑफ P1। अब P1 सेम P1 ही रहेगा, लेकिन P2 की वैल्यू ये है। T2 की वैल्यू, T1 जो भी है उसमें T2 किसके इक्वल होगा, T1 + 1। तो हमारे पास T2 की वैल्यू आ गई T1 + 1। तो T1 इज़ द सेम T1, T2 इज़ दिस वन। तो हमारे पास P1, T1, P2, T2 सारी चीज़ों के वैल्यूज़ आ गए। हमने यहाँ पे जस्ट सब्सटीट्यूट करने हैं। तो जब हमने सब्सटीट्यूट किए, T1 सेम, P1 सेम, P2 की वैल्यू हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी और T2 की वैल्यू यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, हमने ये P1 जो यहाँ पे डिवीजन में है 1.004 P1 ये डिवाइड कर रहा है, इधर मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पे P1 तो कैंसिल हो गया, तो ये सिर्फ और सिर्फ हम 1.004 यहाँ पे ले गए। तो ये हो गया इस चीज़ के इक्वल 1.004 T1 इक्वल टू T1 + 1। 1 यहाँ पे, या आप ऐसा कह लें कि T1 यहाँ पे एडिशन में है, तो इस तरफ सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा। T1 कॉमन चला जाएगा, 1.004 - 1, तो ये बच जाएगा 0.004 T1 इक्वल टू 1। 0.004 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे डिवाइड करेगा। जब आप 1 को इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो T1 की वैल्यू आ जाएगी 250। अब सवाल ये पैदा होता है कि 250 के दो ऑप्शन हैं, एक केल्विन और दूसरा सेंटीग्रेड। तो ये इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, ए या सी? आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि ये जो इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखी, दिस इक्वेशन इज़ ओनली वैलिड फॉर द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट टेम्परेचर के लिए है, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहलाता है केल्विन स्केल। तो इसका मकसद है द करेक्ट आंसर इज़ ए। ये MCQ हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि एक हीट इंजन है जिसकी सिंक का टेम्परेचर 100 केल्विन है और रेजरवायर का टेम्परेचर 200 केल्विन है। हर साइकिल के अंदर 100 जूल एनर्जी वो रेजरवायर से ले रहा है और 75 जूल वर्क कर रहा है, 25 जूल रिजेक्ट कर रहा है। तो नीचे दिए गए जो लॉज हैं उनमें से किस लॉ को ये वायलेट कर रही है हीट इंजन? अब हम इसी तरह से ट्रायल एंड एरर से इसको सॉल्व करेंगे। अगर फर्स्ट ऑप्शन को हम चेक करें तो फर्स्ट ऑप्शन है ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जस्ट डिफाइन द थर्मल इक्विलिब्रियम कि इफ़ ए बॉडी इज़ इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बी and B is in thermal equilibrium with C, then all bodies are in thermal equilibrium. It means it has nothing to do with the efficiency or the operations of the heat engine. तो इसका मकसद है ये जो है ना वायलेट यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ये इससे के साथ मैच ही नहीं कर रहा, तो ये इनकरेक्ट है। अब आ जाते हैं फर्स्ट लॉ पे। फर्स्ट लॉ को देखने से पहले अगर हम इनपुट एनर्जी और आउटपुट को देख लें तो इनपुट एनर्जी है 100 जूल, अदर साइड पे क्या है 25 जूल रिजेक्ट हो रही है, 75 वर्क मिल रहा है। तो इसका मकसद है एनर्जी बिफोर ऑपरेशन एंड आफ्टर ऑपरेशन इज़ द सेम। या आप ऐसे कह लें कि जो एनर्जी हीट इंजन को मिल रही है और जो उसको प्रोसेस होने के बाद जो टोटल अमाउंट है वो सेम है। तो फर्स्ट लॉ इज़ जस्ट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि कहता है कि जितनी आप हीट इंजन को दोगे उसमें से कुछ वर्क के फॉर्म में और कुछ रिजेक्टेड एनर्जी के फॉर्म में मिलेगी, लेकिन टोटल कंटेंट ऑफ इनपुट एंड आफ्टर प्रोसेस शुड बी सेम, और यहाँ पे एग्जैक्टली वही है। तो इसका मकसद है कि बी इज़ नॉट द करेक्ट आंसर, कि ये वायलेट नहीं हो रहा। जब फर्स्ट लॉ वायलेट नहीं हो रहा तो डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा, तो बी और डी भी इनकरेक्ट। तो इसका मकसद है सी इज़ द करेक्ट। लेकिन हमें देखना है कि सी किस तरह से करेक्ट है। आपको ये पता है कि सेकंड लॉ हमें ये भी डिफाइन करके देता है
कि एफिशिएंसी आप टेम्परेचर की बेसिस पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं और एनर्जीज़ की बेसिस पे भी। तो उसको कैलकुलेट करना कैसे है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक अजम्पशन लेते हैं जो कि यहाँ पे हमें बताएगा कि ये वाकई सेकंड लॉ को वायलेट कर रहा है। अजम्पशन ये होता है कि T2 डिवाइडेड बाय T1 शुड बी इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। अगर आप यहाँ पे देखें T2 है 100, T1 है 200, 100 डिवाइडेड बाय 200 मीन 0.5। यहाँ पे आप आ जाएं तो ये वर्क कितना है 75 डिवाइडेड बाय 100, इसका मकसद है 0.75। मीन्स दिस अजम्पशन इज़ नॉट वैलिड फॉर दिस हीट इंजन। ये जो अजम्पशन हम रियल हीट इंजन के लिए लेते हैं जिसको हम कॉर्नट कहते हैं, कॉर्नट हीट इंजन, उसके ऊपर ये लागू होना चाहिए। लेकिन ये जो हीट इंजन यहाँ पे बताई गई है उस पर ये इक्वेशन लागू नहीं हो रही। इसका मकसद है दिस हीट इंजन वायोलेट्स दिस स्टेटमेंट एंड दिस स्टेटमेंट इज़ बेसिकली अनदर फॉर्म ऑफ द सेकंड लॉ। तो इसका मकसद है ये सेकंड लॉ को वायोलेट कर रहा है। एक सिलेंडर के अंदर मिक्सचर है मोनो एटॉमिक गैसेस का, और गैसेस कौन सी हैं? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टू द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। हमें जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है उनके रेशो बताने हैं हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, मीन्स हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड को मालूम करने के लिए इक्वेशन हम कहाँ से लेते हैं? वो इक्वेशन होती है स्क्वायर रूट 3kT/m। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3k और t कॉन्स्टेंट्स हैं, m इज़ द मॉलिक्यूलर मास। जब m मॉलिक्यूलर मास है तो हम यहाँ पे वो मॉलिक्यूल का मास यहाँ पे लाएंगे। तो अगर मैं इस इक्वेशन को हाइड्रोजन के लिए बनाऊँ तो ये इस तरह से हो जाएगी। यहाँ पे MH हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास और मोनो एटॉमिक हाइड्रोजन है, तो इसका मकसद है एक एटम। अगर ऑक्सीजन के लिए बनाऊंगा तो ये हो जाएगा 3kT 16 mH, क्योंकि जो ऑक्सीजन का मास है दैट इज़ अबाउट 16 टाइम्स द हाइड्रोजन मास, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये जो 16 है इसका स्क्वायर रूट होता है 4, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी VRMS फॉर ऑक्सीजन इक्वल टू 1/4 स्क्वायर रूट 3kT/mH। तो ये चीज़ किस चीज़ की इक्वल है? VRMS ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम VRMS ऑफ हाइड्रोजन ले आएंगे तो ये हो जाएगा VRMS ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 1/4 VRMS ऑफ हाइड्रोजन। अब हमें मालूम क्या करना है? हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन। तो ये 4 यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, VRMS ऑक्सीजन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा होगा, यहाँ पे डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू VRMS हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय VRMS ऑक्सीजन। सो द करेक्ट आंसर इज़ B।